लाख महिलाओं को ये लाभ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत शुक्रवार को 10 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। 10-10 हजार रुपए उनके बैंक खाते में चले जाएंगे। स्वरोजगार के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं। अब तक 1.46 करोड़ महिलाओं को लाभ इसका मिल चुका है। जीविका से जुड़ी महिलाओं को यह लाभ दिया जा रहा है। तो देखिए, 10 लाख महिलाओं को फिर से कल ये लाभ मिलने वाला है। इनके खातों में 10-10 हजार रुपए जाएंगे। बता दें कि ये सिलसिला पहले से चल रहा है, लेकिन कुछ महिलाओं के खाते में, जिनके खाते में पैसे अब तक नहीं पहुंचे थे, उनकी अब बारी है। आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, फिर कल 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए, जो वादा सरकार का, वो वादा पूरा हो रहा है। महिलाओं के खाते में 10,000 की राशि जा रही है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, और इसी कड़ी में कल 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से भेजी जाएगी, डीबीटी के माध्यम से। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डीबीटी करके महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे। जाहिर तौर पर जब चुनाव चल रहा था उस वक्त भी महिलाओं के खाते में पैसे की डाले गए थे, जिसको लेकर काफी राजनीति भी हुई थी। लेकिन नीतीश सरकार ने तब कहा था कि चुनाव आयोग से पहले इसकी इजाजत ले ली गई थी कि पार्ट वाइज जैसे जैसे संख्या महिलाओं की बढ़ती जाएंगी और उसके बाद उनके खाते में पैसा जाते डाला जाएगा। तो उसी कड़ी का ही हिस्सा है कि कल 10 लाख महिलाओं के खाते में और भी 10,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक 1 लाख, अगर कल 10 लाख महिलाओं की संख्या मिला दें तो कुल 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि जा चुकी रहेगी। तो जाहिर तौर पर जो जानकारी मिली है कि अभी भी महिलाओं को चिन्हित किया जा रहा है। महिलाएं जो अप्लाई कर रही हैं वो प्रोसेस पूरा होते जा रहा है। जो स्क्रूटनी के बाद जो महिलाएं छांटी जा रही है उनके अकाउंट में पैसे आगे भी डाले जाएंगे। तो अभी ये प्रोसेस चलता रहेगा, और जब तक जो भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो महिलाएं जो उचित महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पैसा डाला जा सकता है, जिन्हें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ये बिजनेस करना है, उनके खाते में पैसा डाला जाएगा। और सरकार लगातार ऐसी महिलाओं को चिन्हित कर, और महिलाएं भी ऑनलाइन, शहरी इलाकों में ऑनलाइन फॉर्म भर रही है और ग्रामीण इलाकों में जीविका के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा रही है। और जब वो शॉर्टलिस्ट हो जा रही है तो उनके अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं। तो ये लगातार ये प्रोसेस चल रहा है, और उम्मीद है कि अभी और भी कई महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। जी राहुल, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, आय से अधिक संपत्ति रखने वाले सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला समस्तीपुर के रोसड़ा के नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर छापेमारी का है। उपेंद्र नाथ वर्मा के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू ने छापेमारी की कार्रवाई की। उन पर 1,16,00,000 रुपए से अधिक अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उपेंद्र नाथ पर आय से 86.3% अधिक अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उपेंद्र नाथ वर्मा के पटना के राजीव नगर स्थित आवास पर छापेमारी की गई। यहां से 10 लाख रुपए नगद, 27 लाख के आभूषण, जमीन के 11 डीड मिले हैं। निगरानी टीम जब्त अवैध संपत्ति का मूल्यांकन कर रही है, और इससे पहले 23 नवंबर को बिहार के जहानाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में कई गुना अधिक अवैध संपत्ति मिली थी। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां एक व्यक्ति अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में पिछले 5 महीने से जेल में बंद था। लेकिन जब पत्नी की हकीकत सामने आई तो सभी हैरान रह गए। जिस पत्नी की हत्या के आरोप में उसका पति 5 महीने से जेल में बंद था, पुलिस ने उसे नोएडा से उसके प्रेमी के साथ बरामद किया। जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनकी शादी के महज 2 महीने हुए थे। रंजित लगातार गुहार लगाते रहे कि उन्होंने पत्नी की हत्या नहीं की है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस कोर्ट में रंजीत के खिलाफ पत्नी की हत्या का सबूत पेश नहीं कर पाई। कोर्ट के आदेश पर जब पुलिस ने महिला की तलाश शुरू की तो पता चला कि महिला नोएडा में अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। जिसके बाद पुलिस महिला को लेकर मोतिहारी पहुंची। पीड़ित रंजीत के पिता का कहना है कि अगर पुलिस पहले ही सही से जांच करती तो उनके बेटे को 5 महीने जेल में नहीं बिताने पड़ते। पीड़ित के वकील अब महिला और पुलिस पर मानहानि का केस करने की बात कर रहे हैं। वहीं अरेराज एसडीपीओ ने बताया कि मामले की फिर से जांच कराई जा रही है। जो भी गड़बड़ी होगी उन पर कार्रवाई होगी।
फुटेज में दिख भी रहा है कि लड़की भाग रही है। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारा लड़का को जल्द से जल्द बेल हो जाए और हमारा जितना ये सब मेरा व्यवसाय बिजनेस जो ठप हुआ है 5 में जितना मेरा पैसा खर्च हुआ है, मेरा लड़का का पढ़ाई लिखाई नुकसान हो गया, इसका खर्चा हमारा वो लोग कर दे। अरेराज पुलिस के द्वारा उसको नोएडा से बरामद किया गया है। हम लोग वो केस करते थे, बेल में भी हम लोगों ने प्ली लिया था कि जो मोतिहारी पुलिस है वह इन्वेस्टिगेशन में जो इन्फॉर्मेंट था, जो रंजीत कुमार इन्फॉर्मेंट था, उसी को जेल भेज दी उसी केस में। इस बुनियाद पर कि एक फेसबुक साइट पर एक डेड बॉडी का फ़ोटो अपलोड हुआ था और उसी को मान लिया गया कि वह जो मृतिका का डेड बॉडी है। थाना पर आके बताया कि हमारी बेटी को ये जो उसके पति हैं और उसके घर वाले लोग उसको मार के गायब कर दिए हैं। तो इसमें उसका जो लड़की है उसका पति जेल चला गया और बाद में इस केस में कुछ ऐसा सूत्र आया, उस पर हम पुलिस वाले लोग, अनुसंधानक लोग और राज थाना लगे हुए थे, जिसमें कि नोएडा से वो लड़की सकुशल बरामद हो गई है और इसमें आगे की प्रक्रिया की जा रही है। बिहार कैडर के 2 आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा के खिलाफ ईडी बहुत जल्द मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने जा रही है। इन दोनों के बारे में ईडी ने एसवीयू से जानकारी साझा करने कहा है। इस बाबत ईडी ने 19 नवंबर को एसवीयू को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा के बारे में कुछ जानकारी ईडी ने अपने स्तर से एसवीयू को दिया है और आगे की पूरी जानकारी एसवीयू से मांगी है। पटना स्थित एसवीयू कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। क्या नाम है? आईएएस अधिकारी योगेश और अभिलाषा की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी अब इनके खिलाफ जो है वो जांच तेज करने जा रही है और इस बाबत ईडी ने एसवीयू यानी कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट विशेष निगरानी इकाई को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके इन दोनों अफसरों की पूरी जानकारी जो है वो मांगी है। बताते ये चले कि ये दोनों आईएएस अधिकारी जो हैं वो बिहार कैडर के हैं और इन दोनों के खिलाफ जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो है वो अब ईडी करने जा रही है और इसको लेकर के जो अब तक जांच एसवीयू ने किया है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने किया है, तो इस बाबत तमाम जो पूरी जानकारी जो है वो ईडी ने इन दोनों अधिकारियों से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो एसवीयू से मांगा है और इसको लेकर के पत्र लिखा है। और बताते ये चले कि ईडी ने अपनी ओर से एसवीयू को कई तरह की जानकारी भी दी है। साथ ही एसवीयू से दोनों आईएएस अफसरों के बारे में, उनके पास मौजूद जानकारियों के बारे में जो है वो बताने को कहा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की धारा जो है वो 202 के तहत विशेष निगरानी इकाई से जानकारी मांगी है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का दायरा क्या होगा इसके बारे में अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि इन दोनों आईएएस अधिकारियों के द्वारा विभिन्न पदों पर रहने के दौरान जो है वो किए गए आर्थिक गतिविधियों की छानबीन जो है वो अब ईडी करना शुरू करेगी और इसको लेकर के जांच जो है वो जल्द शुरू होने जा रही है। जब ईडी जांच करेगी तो जो इन दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का जो मामला आ रहा है, आज से आर्थिक अपराध से जो मामला आ रहा है, वो कितना जो है वो सही पाता है ईडी और किस तरह की आगे कार्रवाई जो है इन दोनों आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध ईडी करने जा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। राबड़ी आवास को खाली करने के आदेश के बाद सियासत गर्म है। ऐसे में बिहार के उद्योग मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि किसी को भी सरकारी आवास से मोह नहीं करना चाहिए और बिहार भवन निर्माण विभाग का यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया है। वो आवास मिला था और उस समय जो उनका स्टेटस था, सरकार और महकमा बदलते रहता है और इसीलिए आवास भी अलग अलग कैटेगरी में लोगों को दिया जाता है। इसीलिए आवास से कभी भी, सरकारी आवास से मोह माया नहीं करना चाहिए। और ये जो फैसला हुआ है वो फैसला बहुत सोच कर हुआ है, जिससे कि आगे भी इस तरह के नियम का पालन किया जा सके। बिहार में बढ़ती ठंड और कोहरे का असर अब ट्रेनों के परिचालन पर भी दिखने लगा है। पटना आने वाली या यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ने लगी है।
ठंड और कोहरे का असर जो है वो ट्रेन के परिचालन पे भी होने लगा है। कई ट्रेनें जो है वो अब लेट होने लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आनंद विहार भागलपुर जो है स्पेशल ट्रेन ये 240 मिनट लेट से चल रही है। इस तरह से अगर हम बात करें आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ की तो ये भी 35 मिनट लेट से चल रही है। इसी तरह से नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस जो है वो भी 1 घंटे लेट से चल रही है। नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट जो है वो भी 1 घंटे लेट से चल रही है। इधर हम बात करें दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस की तो ये भी 240 मिनट लेट से चल रही है। तो अब कह सकते हैं कि कोहरे का असर जो है वो ट्रेनों के परिचालन पे भी होने लगा है और इससे जो यात्री हैं वो भी हलकान होने लगे हैं। हालांकि रेलवे लगातार ये दावा करता है, अपने हर बजट में ये दावा करता है कि ट्रेनों के परिचालन पे खासतौर पे ठंड में कोहरे का जो कहर होगा उस दौरान भी ट्रेनों का परिचालन जो है उस पर जो है कोई असर नहीं होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जा रही है। लेकिन तस्वीरें जो है वो बिल्कुल आपके सामने है कि यहाँ पे देखिए कि ट्रेनें जो हैं वो 240 मिनट तक लेट से जो है अपनी यात्रा जो है वो पूरी करने को बेबस है और इससे यात्री जो है वो खासे हलकान हो रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित, न्यूज़ 18 पटना। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग से सनसनी फैल गई। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर सड़कों पर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में कम से कम 3 लोग घायल हुए, जिनमें 2 नेशनल गार्ड भी शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध को 4 गोलियां लगी और मौके पर मौजूद गार्ड्स ने उनसे तुरंत पकड़ा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमलावर को जानवर कहा और राजधानी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड तैनात करने का आदेश दिया है। तो ट्रंप ने हमलावर को जानवर बताया है। व्हाइट हाउस के पास ये फायरिंग हुई है। ये तस्वीर भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं जहां इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस घटना के बाद से अब सुरक्षा बढ़ाने के लिए 500 अतिरिक्त नेशनल गार्ड तैनात करने का आदेश भी दे दिया गया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास फायरिंग हुई। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर सड़कों पर गोलीबारी हुई, जिसकी तस्वीर और इस गोलीबारी में बताया जा रहा है कि 3 लोग घायल कम से कम हुए हैं, जिनमें 2 नेशनल गार्ड भी शामिल हैं। हांगकांग में एक हाई राइज कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई, जिसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आई है। इस भीषण आग में 36 लोगों की मौत हो गई है। यहां एक हाई राइज कॉम्प्लेक्स को भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया। 31 मंजिला टावर में लगी आग इतनी तेज थी कि धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में फैल गया। इस हादसे में अब तक 36 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोगों के अभी भी इमारत में फंसे होने की आशंका है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो ये तस्वीर आप देखिए, हाई राइज बिल्डिंग है और इसमें कैसे भीषण आग लगी है। चारों तरफ आग की लपटों में घिरा हुआ यह आपको कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा होगा। आग बुझाने की कोशिश अभी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग अभी भी इसमें फंसे हो सकते हैं। बिहार में फिर से सरकार गठन के बाद नशा के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। किशनगंज जिले में ऐतिहासिक खगड़ा मेला ग्राउंड से कई जगह झुग्गी झोपड़ी की आड़ में स्मैक सूखा नशा का कारोबार चल रहा था, जिसे पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हटाया गया। और खबर कोडरमा से इस बीच बताएं, जहां जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से 40 लाख रुपए कैश के साथ एक युवक को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए युवक की पहचान बिहार के जमुई निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में अमित कैश के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। फिलहाल उसे जीआरपी की हिरासत में रखा गया है। युवक ने दावा किया है कि वो ज्वेलरी कारोबार से जुड़ा है और कोलकाता में सोने चांदी की खरीदारी करने जा रहा था। पुलिस उसके बयान और पैसे के स्रोत की जांच कर रही है। स्टेशन परिसर से कोडरमा जीआरपी ने एक युवक के पास से करीब 40 लाख रुपए बरामद किया है। अब बता दें कि यह घटना अब बीते शाम की है, जब युवक वंदे भारत ट्रेन से हावड़ा जाने की तैयारी में थी। लेकिन इससे पहले ही कोडरमा जीआरपी को गुप्त सूचना मिलती है कि उक्त युवक
बड़ी मात्रा में कैश लेकर के यात्रा कर रहा है, जिसके बाद जीआरपी प्रभारी उपेंद्र कुमार खुद उस उक्त युवक की तलाश करते हुए उक्त युवक को अपने हिरासत में लेते हैं और उसके बैग की जांच करते हैं। हालांकि युवक इस पूरे कैश के मामले में बता रहा है कि वह इस कैश के साथ ज्वेलरी के कारोबार के लिए हावड़ा जाने वाला था। हालांकि युवक अपने पास से इसके संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश करने में असमर्थ रहा। युवक की पहचान जमुई जिला निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है। हालांकि जीआरपी लगातार उस युवक से कैश के बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन फिलहाल अब तक जो सूचना है कि युवक कैश से संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश करने में असमर्थ है, जिसके बाद जीआरपी भी अपने वरीय अधिकारियों से पत्राचार कर आगे की कार्रवाई का इंतजार कर रही है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। बिहार में नशा के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। किशनगंज के ऐतिहासिक खगड़ा मेला ग्राउंड सहित कई जगह झुग्गी झोपड़ी की आड़ में स्मैक और सूखा नशा का कारोबार चल रहा था, जिसे पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हटाया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोग भी काफी खुश हैं और सरकार के इस कदम की काफी सराहना कर रहे हैं। बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। जैसा हम लोग का किशनगंज एरिया खगड़ा नाम से जाना जाता है, कहीं भी जाइएगा तो किशनगंज खगड़ा है और डेवलप के पीछे में सबसे पीछे है। क्या है कि इधर जो है स्मैकर और ये सब जो है बहुत गलत हो रहा है। साथ इसके साथ साथ अगर अगल बगल में और एक तो चीज मोहल्ला नवयुवक बर्बाद हो रहे थे। हाँ। तो मतलब प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई क्या अच्छा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए, बहुत बढ़िया है। खबर बेतिया से, जहां छात्रा से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। शिक्षक रामाधार यादव को कोर्ट ने 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार आरोपी शिक्षक ने स्कूल के संस्थापक के पुत्री के साथ 2 वर्षों तक यौन शोषण किया। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए पूरी घटना की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी रामाधार यादव को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कांड संख्या 127/2023 में अभियुक्त रामयाद यादव को माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है, जिसमें विभिन्न धाराओं में सजा हुई है। जो भादवी की धारा 376(3) में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यदि उसके द्वारा अर्थदंड की राशि नहीं दी जा रही है तो 3 महीना अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं 506 भादवी में 1,000 अर्थदंड एवं 2 वर्ष जो है सजा सुनाई गई है। और WPL के लिए नीलामी होगी। बड़ी खबर, WPL का 4था सीजन शुरू होगा। महिला खिलाड़ियों की नीलामी होगी। दिल्ली में दोपहर 3:30 से नीलामी होगी। महिला खिलाड़ियों की किस्मत चमकेगी। देश विदेश की कुल 277 प्लेयर्स इस WPL में हिस्सा लेने वाली हैं। 5 टीम के लिए नीलामी होगी। कई भारतीय खिलाड़ी भी इसमें शामिल होंगी। तो WPL का 4था सीजन और आज नीलामी की शुरुआत हो जाएगी। देश विदेश से कुल 277 प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में दोपहर 3:30 से ये नीलामी शुरू हो जाएगी। 5 टीम के लिए नीलामी होगी। कई भारतीय खिलाड़ी भी इसमें शामिल होंगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के लिए रोहित शर्मा रांची पहुंच चुके हैं। हाफ पैंट और चप्पल में रोहित शर्मा एयरपोर्ट से बाहर निकलते दिखे। सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट से निकले रोहित शर्मा गाड़ी में बैठकर होटल की ओर चले गए। अब लोगों को इंतजार है वनडे मैच में रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली की विध्वंसक पारी का। बल्लेबाज रोहित शर्मा पहुंच रहे हैं रांची एयरपोर्ट से। बिल्कुल सिंपल मैन, आप तस्वीरों में देखिए कि सिंपल मैन आपको जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैप लगाए हुए, हाफ पैंट और हम अब अगर झारखंड की भाषा में और ग्रामीण की भाषा में कहें तो हवाई चप्पल वाला वो इंसान रांची के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। आज का जो मुकाबला यानी 30 तारीख को जो मुकाबला खेला जाना है उसके लिए रोहित शर्मा यहाँ पहुंचे, फैंस को हाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है रांची में होने वाला ये मुकाबला। रोहित शर्मा सीधे जो है वो जिस गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं वो सामने लगी हुई है
और उसी गाड़ी पर बैठकर रोहित शर्मा यहां से सीधे रवाना होंगे। यहां से गाड़ी को रवाना किया जा रहा है, स्क्वाड कर उन्हें सीधे यहां से रेडिसन तक ले जाया जाएगा। ये माही का शहर है, महेंद्र सिंह धोनी का शहर है, और महेंद्र सिंह धोनी के शहर में जब भी कोई खिलाड़ी आता है तो एक अलग ही उत्साह उनके अंदर और एक उमंग देखने को मिलती है। और उसी की तस्वीर राजधानी रांची और एयरपोर्ट से देखने को मिल रही है कि रोहित शर्मा यहां पर पहुंचे हुए हैं और उन्हें यहां से सीधे होटल रेडिसन ब्लू ले जाया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए न्यूज